अभी तक हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध पर विजय प्राप्त की। मगध के विरुद्ध युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने की थी और 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। मगध पर विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमाएं पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक, पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक बढ़ा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा शासक था जिसने यूनान के शासक सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से पहला इंटरनेशनल विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत का पोषक था। इसी कारण उसने 298 ईस्वी पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया। बिंदुसार भी एक साहसी पिता का साहसी पुत्र था। उसने सीरिया और मिस्र जैसे देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए। राजनीतिक दृष्टिकोण से बिंदुसार एक धर्म सहिष्णु राजा था, परंतु वह व्यक्तिगत रूप से आजीवक संप्रदाय के मत को मानता था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर मौर्य वंश का ही नहीं अपितु भारत का महान सम्राट अशोक राजगद्दी पर बैठता है। सम्राट अशोक से अशोक महान की यात्रा कैसे तय हुई, चलिए जानते हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता बिंदुसार थे, परंतु इनकी माँ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से पाई है। जैसे अशोक अवतार में इनकी माता का नाम सुभद्रांगी है, वहीं स्मिथ के ग्रंथ अशोका में भी इनकी माता का नाम सुभद्रांगी ही मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इनकी माता का नाम दम्मा मिलता है, वहीं दिव्यावदान में इनकी माँ का नाम पासादिका मिलता है। अशोक का अर्थ है शोक रहित। इसके कई अभिलेखों में कई नाम मिलते हैं, जैसे देव नाम पिय, बाबरोव लेख में इनका नाम प्रियदर्शी मिलता है, वहीं मास्की में इनका नाम बुद्ध साक्य मिलता है। अशोक के नाम 4 अभिलेखों में मिलते हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम मिलता है। अशोक के बारे में हमें अधिकतर जानकारी उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने केवल अभिलेखों को पढ़कर अशोक का इतिहास लिखा है। सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का दिल्ली टोपरा अभिलेख पढ़ा था, परंतु उसे ये समझ नहीं आया कि ये अभिलेख किसने लिखवाया है, क्योंकि अशोक ने अपने नाम की जगह सिर्फ इतना लिखा है, मैं मगध सम्राट। उसने अपने अधिकतर अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी लिखा है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। राजस्थान में बाद में एक अभिलेख मिला जिसमें देव नाम प्रियदर्शी और अशोक साथ साथ लिखे मिले। तब इतिहासकारों को यह पता चला कि जो देव नाम प्रियदर्शी है वो मगध सम्राट अशोक ही है। अशोक के वैवाहिक जीवन में हमें उसकी 5 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 4 पत्नी ऐसनदिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्य रक्षिता का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों से और एक कारुवाकी नाम की पत्नी का उल्लेख अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती तथा 2 पुत्र कुणाल और महेंद्र का नाम मिलता है। वहीं अशोक के तीसरे पुत्र जालोक का उल्लेख राजतृंगिणी से मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक ने अपने एक पुत्र तीवर का उल्लेख किया है। इस प्रकार उसके 4 पुत्र और 2 पुत्रियों का उल्लेख हमें मिलता है। आगे हम उसके राज्याभिषेक के बारे में जानेंगे। अशोक 273 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा।
परंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में हो सका। ऐसा क्यों हुआ? बौद्ध ग्रंथ महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान और चीनी ग्रंथ फा युएन चुलिन तथा तिब्बती लेखक तारानाथ वर्णन करते हैं कि अशोक ने अपनी विमाताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राधा गुप्त की सहायता से अशोक ने अपने बड़े भाई और सौतेले सुसीम को हटाकर गद्दी प्राप्त की थी। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके गद्दी पर बैठने और उसके राज्याभिषेक के बीच 4 वर्ष का लंबा अंतराल मिलता है। ये तो अशोक की लाइफ का पहला पार्ट है। उसकी लाइफ के दूसरे पार्ट में उसकी साम्राज्यवादी नीति दिखती है हमें। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय की और इसका उल्लेख उसने अपने 13वें शिलालेख में किया है। मौर्य वंश से पहले कलिंग नंद वंश के अंतर्गत आता था, परंतु नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से भी कलिंग को जीतना आवश्यक था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए और समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, इसलिए उसे मौर्य साम्राज्य में मिलाना आवश्यक हो गया था। अपनी इसी साम्राज्यवादी नीति के कारण अशोक ने एक विशाल सेना लेकर कलिंग पर चढ़ाई कर दी और कलिंग को अपने राज्य में शामिल कर लिया। परंतु युद्ध में हुए नरसंहार का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं था कि अशोक इस भीषणता युद्ध की भीषणता से अनभिज्ञ था, परंतु इस युद्ध में अशोक की सेना ने कलिंग के बच्चों और औरतों तक को भी नहीं छोड़ा, सबको मौत के घाट उतार दिया। युद्ध में हुए इसी भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दी और दिग्विजय के स्थान पर दम विजय की नीति अपनाई। इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि मगध सम्राट बनने के बाद यह अशोक का पहला और आखिरी युद्ध था। इसके बाद मगध की विजय और राज्य विस्तार का वह युग समाप्त हो गया जो हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार ने अंग विजय से शुरू किया था। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग विजय से पहले खस और नेपाल की भी विजय की थी। इस प्रकार उसके राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल तथा दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल थे। अशोक के समय पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। यहाँ तक कि अंग्रेजों का क्षेत्र भी इतना बड़ा नहीं था। परंतु कलिंग विजय के बाद एक नए युग का आरंभ हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति और धर्म प्रचार का युग था। कलिंग में हुए नरसंहार का मातम अशोक के मन मस्तिष्क पर बुरी तरह छा गया था। कहते हैं कि एक दिन अपने राजभवन की खिड़की से अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निगरोध को भिक्षा लेने के लिए जाते हुए देखा और उससे उसके मन की शांति का कारण पूछा। निगरोध ने कहा कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता, परंतु आपको बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के पास ले चलता हूँ। उत्तर भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके पश्चात लगभग 1 साल तक वह बौद्ध धर्म में ज्यादा सक्रिय नहीं हुए। बाद में वे मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में आए और मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में ही बौद्ध संगीति जो तीसरी थी पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई। एक उपासक के रूप में वे 10वें वर्ष बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12वें वर्ष निगली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वहां यात्रा की। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। महावंश के अनुसार वे प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे।
और अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कलहण की राजतृंगिणी से पता चलता है कि वे शैव धर्म के उपासक थे। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, क्योंकि वे बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी ब्राह्मणों को न सताने का आदेश दिया था। वहीं आजीवक संप्रदाय को सुदामा गुफा, करण चौपाड़ गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा दान में दी थी। संसार के इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी विजय नहीं अपितु उसकी दम नीति थी। दम शब्द संस्कृत भाषा का धर्म का रूपांतरण है। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दम की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि दम साधुता है, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार है। दासों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है, जैसे चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। अशोक ने नित्य आत्म परीक्षण पर भी बल दिया है। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से अलग नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 रूप में प्रचलित था। पहला तो भिक्षुओं के लिए और दूसरा गृहस्थों के लिए। अशोक स्वयं गृहस्थ था, अतः उसने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे चलकर अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से कार्य किए हैं। उसने युद्ध बंद कर दिए, शिलालेख खुदवाए और धर्म की रक्षा के लिए महामात्रों की नियुक्ति की। जिस प्रकार आज के टाइम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग बनाए गए हैं, वैसे ही अशोक के समय में महिला धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को व्यावहारिक रूप से प्रतिपादित किया। उसने राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर धम्म का विदेशों में भी प्रचार किया। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका जैसे देश में भेजा, जहां सिंगली का ज्यादातर प्रयोग था। उसके चौथे स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। वहीं 5वें स्तंभ लेख से पता चलता है कि राज्याभिषेक के समारोह के अवसर पर कैदियों को मुक्त किया जाता था। अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जहां उसने धम्म का प्रचार किया। इस प्रकार अशोक ने मानवता के कल्याण के लिए राज्य के अंदर और बाहर धम्म का प्रचार किया था। कुछ इतिहासकार अशोक की युद्ध न करने की नीति को ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं, क्योंकि उसने युद्ध को त्याग दिया था। परंतु ऐसा सच नहीं है, क्योंकि अशोक के टाइम में कोई भी साम्राज्य का हिस्सा उससे अलग नहीं हुआ था, क्योंकि वहां की जनता ने कलिंग के नरसंहार को देख लिया था। अशोक ने युद्ध को बेशक त्याग दिया था, परंतु वह युद्ध करना भूला नहीं था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक की धम्म नीति नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य के कमजोर उत्तराधिकारी थे। अशोक के बाद उसके पुत्र कुणाल, उसके बाद संपर्ति जो जैन धर्म को मानता था, उसके बाद दशरथ जो आजीवक धर्म को मानता था, और अंतिम शासक वृहदर्थ ने शासन किया। वृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व उसकी हत्या करके एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाल दी। अशोक के पूरे जीवन को देखकर हम कह सकते हैं कि उसने हर क्षेत्र में अपनी हद पार की। राज सिंहासन के लिए उसने अपने सभी भाइयों का वध कर दिया। जब युद्ध किया कलिंग का, तब पूरी तरह नरसंहार किया वहां पर। और जब धम्म नीति अपनाई, उसमें भी उसने नेपाल, अफगानिस्तान और एशिया माइनर जो आज का तुर्की है, वहां तक धम्म का प्रचार किया है।
और इसी दम नीति के कारण सम्राट अशोक को अशोक महान कहा जाता है। अशोक के समय में राज्य व्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, उसने किस प्रकार की नीतियां अपनाई, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, मौर्य कला ही नहीं अपितु भारत के कला क्षेत्र में अशोक का क्या योगदान था, सामाजिक जीवन कैसा था, यह सब जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।